हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 11th केमिस्ट्री का 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर। जब आपने डाल्टन्स थ्योरी पढ़ी होगी तो आपने वहाँ पर एटम्स के बारे में पढ़ा। डाल्टन ने एटम के बारे में बताया कि एटम क्या है, ठीक है, और जो लॉज ऑफ कम्बिनेशन हमने पढ़े। उसके बाद हमने सेकंड चैप्टर में हमने एटॉमिक मॉडल्स के बारे में जाना। तो हमें एटम के बारे में तो सब कुछ क्लियर हो गया था कि एटम कैसा है, उसके अंदर कहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, कहाँ पर प्रोटॉन्स हैं और कहाँ पर न्यूट्रॉन्स हैं। लेकिन फिर एक चीज़ जो साइंटिस्ट के मन में उठी, उनके माइंड में एक क्वेश्चन अराइज़ हुआ, आप सबके माइंड में भी अराइज़ हुआ होगा कि ठीक है ये एटम है, लेकिन एटम्स कंबाइन क्यों होते हैं, वाई डू एटम्स कंबाइन। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये सभी के दिमाग में आ सकता है कि जब एटम्स अलग अलग रह सकते हैं, जैसे हमारा नोबल गैसेस हैं, आर्गन, हीलियम, नियोन, क्रिप्टॉन, ये सभी अलग अलग रह सकती हैं, तो हाइड्रोजन अलग क्यों नहीं रह सकता। वाई डू हाइड्रोजन एग्जिस्ट एज H2। हाइड्रोजन H की तरह से क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है, इट एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ H2। क्लोरीन एग्जिस्ट एज Cl2। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, लेकिन फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ भी बाइंड हो जाता है, H2O बना देता है, H2SO4 भी बनता है, HCl भी बनता है। तो ये क्वेश्चन हमारे माइंड में अराइज होता है जब हम एटम्स के बारे में पढ़ते हैं, तो कि वाई डू एटम्स कंबाइन, और दूसरी चीज़ कि वाई डू सर्टन एटम्स कंबाइन बट नॉट अदर एटम्स। या हम ये कह सकते हैं कि एक एटम जो है वो कुछ एटम्स के साथ तो कंबाइन हो सकता है, लेकिन कुछ दूसरों के साथ वो कंबाइन नहीं हो सकता है, ऐसा क्यों। ठीक है, तो ये कई तरह के क्वेश्चंस हैं, तो इनके बारे में ऐसे ही बिल्कुल क्वेश्चंस जो है ना वो साइंटिस्ट के मन में भी उठे। तो एक्सपेरिमेंट्स, आपको पता है कि साइंस में क्या एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, रिसर्चेज होती हैं, तो वो होती रही और अलग अलग साइंटिस्ट टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ बताते रहे। जो सबसे फर्स्ट सक्सेसफुल अटैम्प्ट था केमिकल बॉन्डिंग की तरफ, या फिर हम ये कहें कि मोलिक्यूल्स क्यों बनते हैं, एटम्स कंबाइन क्यों करते हैं, वो दिया था कोसल एंड ल्यूइस ने। वाल्दर कोसल ये एक साइंटिस्ट थे और दूसरे थे G.N. ल्यूइस, इन्होंने बताया था। तो हम उसी के बारे में आज अपनी इस वीडियो में पढ़ेंगे, उन दोनों ने क्या काम किया और उन्होंने हमें क्या बताया। ठीक है, तो सबसे पहले हमें, जब हम चैप्टर ही हमारा नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर, तो हमें केमिकल बॉन्डिंग या केमिकल बॉन्ड क्या होता है वो हमें पता होना चाहिए। नाउ व्हाट इज़ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड जो है, अगर आप एक मॉलिक्यूल देख रहे हो, एक कंपाउंड देख रहे हो, उस कंपाउंड के अंदर उसको बनाने वाले जितने भी एटम्स हैं या आयंस हैं, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो उनको आपस में बांध कर रखती है एक मॉलिक्यूल के अंदर, वो है केमिकल बॉन्ड। ठीक है, तो एक जो मॉलिक्यूल है वो न्यूट्रल भी हो सकता है, आयनिक भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, आपको पता है कि ये आयंस भी होते हैं ना, जैसे CO3 नेगेटिव, ये एक आयन है, इसमें भी तो ग्रुप ऑफ एटम्स हैं, इसमें 4 एटम्स कंबाइन किए हुए हैं, एक कार्बन और 3 ऑक्सीजन, तो ये एक आयन है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ सोडियम क्लोराइड की, तो सोडियम क्लोराइड में ये 2 आयंस हैं, एक सोडियम 1 पॉजिटिव और क्लोराइड 1 नेगेटिव, ये 2 आयंस हैं। तो इस मॉलिक्यूल के अंदर या इस स्पीशीज़ के अंदर 2 आयंस हैं। ठीक है, इसके अंदर ये एटम्स हैं। अगर मैं बात करूँ CH4 की, यानी कि मीथेन की, तो इसमें 5 एटम्स हैं। तो इस तरह से किसी भी स्पीशीज़ के अंदर जो एटम्स हैं, उनको आपस में, एटम्स हैं या आयंस हैं, उनको आपस में बांध कर रखने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट इज़ केमिकल बॉन्ड। ठीक है, तो दिस इज सिंपल डेफिनेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन that holds various constituent atoms or ions together in a chemical species is called a chemical bond। ठीक है, इसके बाद हम कोसल ल्यूइस अप्रोच करेंगे टू केमिकल बॉन्डिंग, जो इन्होंने 1916 में दिया था फाइनली। पहले इन्होंने अपना अलग अलग काम किया, दोनों ने सेपरेटली इंडिपेंडेंटली किया एक दूसरे से, बाद में इन्होंने मिलकर ये 1916 में इन्होंने एक थ्योरी दी अपनी। तो सबसे पहले हम इनको अलग अलग इनके व्यूज़ पढ़ेंगे कि इनका क्या इन्होंने किया और क्या इन्होंने हमें बताया। तो सबसे पहले है ल्यूइस व्यूज़। ल्यूइस का नाम आप पहले पढ़ चुके होंगे। ल्यूइस सिंबल आपका 10th क्लास में जब आपने कार्बन चैप्टर किया था वहाँ पर भी था, ल्यूइस सिंबल्स। ठीक है, जब हम एक
सिंबल्स के बारे में मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले हम पढ़ते हैं ल्यूइस ने और क्या क्या बताया। ल्यूइस ने एक नई टर्म के बारे में बताया, एक नया नाम दिया कर्नल। एंड नाउ व्हाट इज़ कर्नल? कर्नल क्या है ये? कर्नल जो है वो है न्यूक्लियस प्लस इनर इलेक्ट्रॉन्स। आप जानते हो कि जो हमारा एटम है, एटम के पास अंदर जो है वो न्यूक्लियस होता है जिस पर कि पॉजिटिव चार्ज है, और उसके बाहर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अलग अलग शेल में। तो मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शेल ना बनाकर मैं इलेक्ट्रॉन्स ऐसे लिख देती हूँ 1s2 2s2 2p5, जैसे मैंने ये लिख दिया। आप बता सकते हो ये किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? 1s2 2s2 2p5। आप सोचो अपने आप से किसकी है। तो इसमें क्या है, आपको पता है कि इसमें दो शेल हैं। फर्स्ट शेल 1s2 है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स, और सेकंड शेल ये, ठीक है। तो अब सेकंड शेल आप देख रहे हो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें, वो कम्प्लीटली फिल्ड नहीं है। और हम बाहर वाली शेल को, सबसे बाहरी शेल को क्या बोलते हैं? कंप्लीट है चाहे नहीं है। आउटर मोस्ट शेल इज नोन एज वैलेंस शेल, है ना। तो जो अंदर वाली शेल प्लस न्यूक्लियस, दिस इज नोन एज कर्नल। इनर इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी इनर शेल नहीं, इनर इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस टुगेदर कंस्टिट्यूट कर्नल। एंड द, उसके बाद बाहर क्या बचता है? वो बचती है आउटर शेल यानी कि वैलेंस शेल। तो हमारा ये जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी फ्लोरीन की, 1s2 2s2 2p5। तो वहाँ पर जो फर्स्ट शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये 2 इनर इलेक्ट्रॉन्स और साथ में न्यूक्लियस, ये दोनों मिलकर बना रहे हैं कर्नल। और कर्नल के बाहर क्या है? आउटर शेल है जिसमें कि 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2s2 2p5, ठीक है। ये है आउटर इलेक्ट्रॉन्स। तो कर्नल में ये वाला पार्ट और ये पार्ट है आउटर शेल, ठीक है। तो ये ल्यूइस ने बोला इसके बारे में, और उन्होंने ये भी बोला कि पॉजिटिवली चार्ज कर्नल। अब यहाँ पर देखो ये दिया है पॉजिटिवली चार्ज कर्नल। अब पॉजिटिवली चार्ज कर्नल क्यों कहा? क्योंकि कर्नल में न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स हैं इसलिए न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है। कर्नल में तो न्यूक्लियस भी आ रहा है और इलेक्ट्रॉन्स भी आ रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन्स कौन से चार्ज के हैं? नेगेटिव चार्ज के हैं। तो कर्नल को हम पॉजिटिवली चार्ज क्यों कह रहे हैं? यहाँ पर ये ध्यान देने की बात है, इंपॉर्टेंट है समझना। चाहे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर आपको ज़रूरी है या नहीं है, लेकिन आपको हर पॉइंट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। पॉजिटिवली चार्ज कर्नल हमने इसलिए बोला क्योंकि आप देखो कि कर्नल मैंने, अगर मैं फ्लोरीन का ही एग्जाम्पल ले रही हूँ, फ्लोरीन में न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं? फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर इज़ 9। न्यूक्लियस में हमारे पास प्रोटॉन्स हैं 9 प्रोटॉन्स, ठीक है। ये तो हो गया न्यूक्लियस। और कर्नल में क्या क्या आ रहा है? ये 9 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और फर्स्ट शेल के 2 इलेक्ट्रॉन्स। 9 प्रोटॉन्स आ रहे हैं कर्नल में और फर्स्ट शेल के 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि +9 एंड 2 नेगेटिव, इट गिव्स +7, ठीक है। यहाँ से क्या आ गया हमारे पास? मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ। +9, 9 क्या है? प्रोटॉन्स हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये आ गया हमारे पास, ऐड करके इसको +7। इसलिए जो कर्नल है वो पॉजिटिवली चार्ज है, और उसके बाद बाहर है उसके आउटर शेल जिसमें कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और आउटर शेल में 1 से लेकर 8 इलेक्ट्रॉन्स तक आ सकते हैं। ही एज्यूम्ड दैट कर्नल इज़ इन द सेंटर ऑफ क्यूब। उन्होंने सोचा कि एक क्यूब है, क्यूब के अंदर जो है वो कर्नल है, और जो क्यूब के 8 कॉर्नर्स होते हैं ना, उन कॉर्नर्स पर आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो मैंने अभी आपको ये बताया ना यहाँ पर कि जो आउटर शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और क्यूब के कितने कॉर्नर्स होते हैं? क्यूब के कॉर्नर्स या वर्टिसेस वो भी 8 होते हैं, तो उनके ऊपर 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटर शेल के आ सकते हैं। और कर्नल जो है वो बीच में है। कर्नल इज सराउंडेड बाय 8 कॉर्नर्स ऑफ क्यूब, एंड दीज 8 कॉर्नर्स कैन बी ऑक्यूपाइड बाय 8 इलेक्ट्रॉन्स। 1 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, और मैक्सिमम हो सकते हैं 8। फॉर एग्जाम्पल मैं सोडियम की बात करती हूँ।
सोडियम में आप देखो कि सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, तो उसकी ये एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये पूरा जो है वो कर्नल है। अगर मैं इसको, जो मैंने सोडियम लिखा है, मैं इसको न्यूक्लियस मान लेती हूँ। ये पूरा कर्नल है और ये है हमारी आउटर शेल। आउटर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कितना है? 1। इसलिए जो 8 कॉर्नर्स है ना क्यूब के कर्नल के बाहर, उसमें से सिर्फ एक कॉर्नर पर इलेक्ट्रॉन आएगा। 1 कॉर्नर ऑफ क्यूब इज़ ऑक्यूपाइड। ठीक है। इसके बाद अगर हम एग्जांपल लें नियोन का, नियोन इज़ नोबल गैस। इसमें टोटल इसका एटॉमिक नंबर इज़ 10। ठीक है। तो इसमें जो ये शेल है ये अंदर आ गई, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कर्नल में आ गए। आउटर शेल यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें, और ये 8 के 8 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये क्यूब के 8 कॉर्नर्स पर, 8 कॉर्नर्स को ऑक्यूपाई कर लेंगे। और बीच में क्या होगा? बीच में होगा कर्नल। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको। हैविंग ऑल द 8 कॉर्नर्स ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन्स द एटम विल बी मोस्ट स्टेबल। अगर कर्नल के बाहर जो क्यूब है, क्यूब के 8 कॉर्नर्स ऑक्यूपाई हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन से, तो ये सबसे स्टेबल अरेंजमेंट होती है। ठीक है। इट इज़ मोस्ट स्टेबल अरेंजमेंट व्हेन ऑल द कॉर्नर्स ऑफ क्यूब गेट ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। इसलिए जो मैंने अभी एग्जांपल लिया नियोन का, क्योंकि उसमें 8 कॉर्नर्स पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए वो मोस्ट स्टेबल है। अगर 8 से कम है तो वो स्टेबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी एटम है, अगर उसके क्यूब का कोई भी कॉर्नर खाली रह जाता है इलेक्ट्रॉन से, तो उसकी कोशिश ये रहेगी कि मेरे यहाँ पर जो भी कॉर्नर खाली रह गया वहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ जाए और मैं बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाऊँ। यही होता है ना कि मैं बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाऊँ। आपका क्या है कि आप जो है एक रूम में रहते हो और आपके पास थोड़े से पैसे की प्रॉब्लम है, आप अच्छे से खा नहीं पाते हो क्योंकि आपके पास थोड़े से पैसे कम हैं। तो आप क्या सोचते हो, अगर एक और मेंबर हो जाए मेरे घर में जो कि कमाता हो, तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा, मेरे को खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। 2 लोग मिलके कमाएंगे और खाएंगे और खाने की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो यहाँ पर बिल्कुल वैसा ही है कि स्टेबिलिटी के लिए 8 कॉर्नर्स ऑक्यूपाई करने की, 8 कॉर्नर्स को फिल करने की इलेक्ट्रॉन से हर एटम की कोशिश रहती है। ठीक है। इसलिए वो इलेक्ट्रॉन्स या तो लेना चाहेंगे या देना चाहेंगे। ये हम ल्यूइस के कंसेप्ट से समझते हैं। अकॉर्डिंग टू ल्यूइस, एटम अचीव स्टेबल ऑक्टेट व्हेन दे आर लिंक्ड बाय केमिकल बॉन्ड। अब जो एटम्स हैं वो स्टेबल ऑक्टेट उनका हो जाएगा। ऑक्टेट मीन्स अष्टक, हिंदी में अष्टक कहते हैं इसको। अष्टक, स्थिर जो अष्टक है वो अष्टक को अचीव कर लेंगे अगर वो केमिकल बॉन्ड बना लेते हैं। ल्यूइस ने ऐसा कहा। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि एटम्स ट्राई टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट फॉर स्टेबिलिटी। ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश क्यों करते हैं? फॉर स्टेबिलिटी बाय फॉर्मिंग केमिकल बॉन्ड्स विद सिमिलर और डिफरेंट एटम्स। तो वो बॉन्ड बनाते हैं या तो सेम एटम के साथ या डिफरेंट एटम्स के साथ। ठीक है। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ केमिकल बॉन्डिंग या तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होते हैं एक एटम से दूसरे एटम के पास, या एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन्स अपने शेयर करते हैं। ठीक है। तो ईच एटम कंप्लीट्स इट्स ऑक्टेट बाय केमिकल बॉन्डिंग। तो इस तरह से अगर वो शेयर करते हैं, शेयर भी इस तरह से करेंगे कि उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। अब इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं तो वो आपस में बंध गए, उन दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। अगर आप सिर्फ दे रहे हो किसी को कुछ, ठीक है, आप सिर्फ दूसरे को कुछ दे रहे हो तो आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन दूसरे को आपकी ज़रूरत है। लेकिन अगर आप 2 लोग हो, दोनों ही एक दूसरे के लिए ज़रूरी हो, दोनों ही एक दूसरे के लिए कुछ कर रहे हो, तो आप दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। तो शेयरिंग अगर जो होती है ना, म्यूचुअल शेयरिंग कहते हैं इसको, जहाँ पर 2 लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, तो वहाँ दोनों को ही एक दूसरे की ज़रूरत है और उसके कारण उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाता है जो उनको बांध कर रखता है। इसलिए जब एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं दूसरे एटम के साथ, तो उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाता है और वही क्या है, हमारा केमिकल बॉन्डिंग। या फिर इलेक्ट्रॉन्स, अगर एक ने इलेक्ट्रॉन अपना दूसरे को दे दिया और दूसरे ने उससे ले लिया, तो भी उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है और वो भी केमिकल बॉन्डिंग की ही टाइप है। तो इसके बाद ल्यूइस ने और क्या कहा, तो ये यहाँ पहले मैंने एग्जांपल, ये इसमें एग्जांपल आप देखो कि ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन भी और क्लोरीन भी ये ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन डुप्लेट कंप्लीट करता है। आपको पता है कि हाइड्रोजन जो है उसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है,
और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है फर्स्ट शेल में। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, मैक्सिमम 2। तो हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही था, तो ये या एक लेकर दूसरे से या शेयर करके 2 ही पूरे करेगा ना। तो हाइड्रोजन तो डुप्लेट कंप्लीट करता है अपना, और बाकी हाइड्रोजन और हीलियम, वो अब हीलियम का तो डुप्लेट होता ही है, कंप्लीट है पहले से ही, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है, और क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सोडियम, मैग्नीशियम, ये सभी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब ये मैंने 2 अलग अलग एग्जांपल दिए हैं। आप देखो यहाँ मैंने हाइड्रोजन और क्लोरीन बताया है, दे कंप्लीट देयर ऑक्टेट बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और नीचे मैंने बताया है कि सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, दे कंप्लीट ऑक्टेट बाय इलेक्ट्रॉन। इन मॉलिक्यूल्स में, ये मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, इन मॉलिक्यूल्स में जो एटम्स है ना, जैसे सोडियम और क्लोरीन, या यहाँ पर मैग्नीशियम और क्लोरीन, यहाँ पर कैल्शियम और ऑक्सीजन, ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं इन मॉलिक्यूल्स में बाय ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। की ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब एक दे रहा है और दूसरा ले रहा है, ठीक है। इसके बाद हम ल्यूइस सिंबल के बारे में पढ़ते हैं, जो आप 10th में कर चुके हो। ल्यूइस सिंबल में क्या है कि हमें पता है कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। जो सबसे बाहर की शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर नोन एज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं जो कि केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। क्योंकि ल्यूइस ने क्या कहा, ल्यूइस ने कहा कि एटम जो है वो क्या है, वो है कर्नल प्लस आउटर इलेक्ट्रॉन। तो उसने आउटर इलेक्ट्रॉन को क्यों अलग किया, क्योंकि जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, इनर इलेक्ट्रॉन्स, उनका कोई रोल नहीं है केमिकल बॉन्डिंग में, वो बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करेंगे केमिकल बॉन्डिंग में। वो तो अंदर हैं, वो स्टेबल हैं, वो मतलब फिक्स हैं वो वहाँ पर। जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, सिर्फ वही केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इट इज़ ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दैट पार्टिसिपेट इन केमिकल बॉन्डिंग, चाहे वो केमिकल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से हो रही हो, चाहे वो केमिकल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफ़र से हो रही हो, ठीक है। ल्यूइस टोल्ड हाउ टू रिप्रेजेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम बाय ल्यूइस सिंबल्स। ल्यूइस ने बताया कि कैसे हम एक सिंबल के द्वारा, एक सिंपल एक चिन्ह के द्वारा, एक प्रतीक के द्वारा हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को दिखा सकते हैं एटम के साथ। और वो क्या तरीका था, वो तरीका था कि आप एटम का, एलिमेंट का सिंबल लिखो, जैसे बेरिलियम का सिंबल होता है Be, और इसके चारों तरफ डॉट्स लगा दो। कितने डॉट्स लगा दो, जितने इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s1। तो इसकी वैलेंस शेल कौन सी है, ये बाहर वाली, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसके साथ हमने सिर्फ एक डॉट लगाया है। ये देखो हमने यहाँ पर सिर्फ एक डॉट लगाया है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ओनली 1। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2। तो ये तो इनर शेल है और ये आउटर शेल है। आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर क्या है, 2। इसलिए हमने बेरिलियम के अराउंड सिर्फ 2 डॉट्स लगाए हैं, ठीक है। इसके पास इलेक्ट्रॉन्स 4 हैं, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं, तो हम यहाँ सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दिखाते हैं ल्यूइस सिंबल में। फिर हम बात करते हैं बोरोन की। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, इट्स कॉन्फ़िगरेशन इज़ 1s2 2s2 2p1। अब फर्स्ट शेल जो है वो इनर शेल है, लेकिन सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो सेकंड शेल इज़ आउटर मोस्ट शेल, और यानी कि वैलेंस शेल। अब इस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल, 2 in 2s एंड 1 in 2p, यानी कि टोटल ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो इसलिए हम बोरोन के चारों तरफ 3 इलेक्ट्रॉन्स दिखाएंगे, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही आप सभी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर देख सकते हो कि उसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, और उतनी ही डॉट्स को आप ल्यूइस सिंबल में एटम के या एलिमेंट के सिंबल के अराउंड दिखा सकते हो। अब ल्यूइस सिंबल की इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस या सिग्निफिकेंस, आप इसको कुछ भी कह सकते हो, इम्पोर्टेंस भी सिग्निफिकेंस भी। ल्यूइस सिंबल में आपने देखो हमने डॉट्स किसकी लगाई हैं, हमने डॉट्स उतनी ही लगाई हैं जितने कि उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन से हमें क्या पता चलता है, 3rd चैप्टर में आपने किया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से हमें एटम की, एलिमेंट की वैलेंस पता चलती है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पता चलती है ना। तो हम यानी कि ल्यूइस सिंबल से हम उस एलिमेंट की वैलेंस का पता लगा सकते हैं।
ठीक है, वो जब किसी के साथ कंबाइन करेगा, ग्रुप बनाएगा, तो उसकी वैलेंस उस टाइम पर क्या रहेगी, वैसे ही वैलेंस उसकी जो है कि कितनी वैलेंस है उसकी, और पूरी करने के लिए वो ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए उसको कितने और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ठीक है, तो इसलिए ल्यूइस की इंपॉर्टेंस यही है कि नंबर ऑफ डॉट्स अराउंड सिंबल टेल्स द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, एंड फ्रॉम दिस नंबर यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के नंबर से वी कैन फाइंड ग्रुप वैलेंस ऑफ द एलिमेंट। तो हमें पता है कि वैलेंस क्या होती है, वैलेंस इज आइदर इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस किसके इक्वल है, संयोजकता किसके इक्वल है, या तो संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर है या 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये मैंने आपको बताया था, एक पीरियड में वैलेंस जो है वो पहले 1 से लेकर 4 तक बढ़ती है, 1 2 3 4, और उसके बाद वापस कम होनी शुरू हो जाती है 3 2 1 0। ठीक है, तो ये कहाँ से आई, ये आई 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और ये 4 तक कितनी है, इट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसके बाद हम कोसल व्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे, कोसल के पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे, वाल्दर कोसल के। तो इन्होंने कहा सबसे पहला पॉइंट, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ पर आपका थर्ड चैप्टर यूज़ हो रहा है, जो आपने थर्ड चैप्टर में सीखा है वो यहाँ यूज़ हो रहा है थोड़ा थोड़ा। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव 17th ग्रुप एलिमेंट, आपने पढ़ा था कि जो एक्सट्रीम लेफ्ट पर एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल के, वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो नोबल गैसेस तो होती नहीं है, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, 17th ग्रुप के एलिमेंट्स यानी कि हैलोजन्स। और हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कौन से हैं, वो हैं फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स यानी कि एल्कली मेटल्स। एक्सट्रीम लेफ्ट में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव पीरियोडिक टेबल में, और एक्सट्रीम राइट में सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम लेफ्ट में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, और एक्सट्रीम राइट में सबसे ज़्यादा उल्टा बता दिया मैंने आपको, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स जो हैं एक्सट्रीम लेफ्ट में हैं, और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स एक्सट्रीम कहाँ पर है, हमारे राइट में है। ठीक है, और ये आपस में सेपरेटेड कैसे हैं, इनके बीच में नोबल गैसेज आ रही हैं। लेकिन नोबल गैसेज कैसे आ रही हैं, अगर आप पीरियोडिक टेबल जो आपके पेपर पर बने हुए हैं ना, आप उसको फोल्ड कर दोगे, जैसे वर्ल्ड का मैप होता है ना, हमको लगता है कि अमेरिका जो है वो इंडिया से बहुत दूर है, लेकिन अगर आप वर्ल्ड के मैप को फोल्ड कर दो, ठीक है, उसके जो दोनों कॉर्नर्स हैं लेंथ वाइज, उनको अगर हम मिला दें तो कितना नज़दीक आ जाता है इंडिया और अमेरिका। ठीक है, उसी तरह से ही आप अगर पीरियोडिक टेबल को फोल्ड कर दोगे तो 17th ग्रुप के एलिमेंट्स और फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स के बीच में नोबल गैसेज आएंगी। ये यहाँ पर आएगा नोबल गैसेस, इट इज़ रॉन्ग, इट इज़ नोबल गैसेस। नेक्स्ट पॉइंट है, एन एटम ऑफ एल्कली मेटल लूजेज 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव आयन। ये कोसल ने बताया था कि जो एल्कली मेटल्स हैं ना, वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, यानी कि वो आसानी से अपना एक इलेक्ट्रॉन जो उनकी वैलेंस शेल में है उसको लूज़ कर देती हैं और वो पॉजिटिव आयन बन जाते हैं। और जो हेलोजन्स हैं वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, इसलिए वो एक इलेक्ट्रॉन आसानी से लेकर नेगेटिव आयन बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ट्रांसफ़र हुई इलेक्ट्रॉन की, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस फ्रॉम एल्कली मेटल एटम टू हेलोजन एटम। ठीक है, तो इसके बाद है बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ या गेन हुआ, ऊपर हमने देखा एल्कली मेटल और हेलोजन्स में, तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बने। एल्कली मेटल्स ने पॉजिटिव आयन बनाया और हेलोजन्स ने नेगेटिव आयन बनाया। ये इनकी अब जो कॉन्फ़िगरेशन हो गई है ना, वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गई, यानी कि स्टेबल हो गई है बिल्कुल। इनके ऑक्टेट में 8 इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं। तो मैंने आपको ये पहले ही बताया था कि हीलियम जो नोबल गैस है उसके पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डुप्लेट है उसका। ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बन गए। इन दोनों आयंस को आपस में बांध कर रखने वाला क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। आयंस के बीच में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कहते हैं। आयनिक अट्रैक्शन भी आप कह सकते हो, लेकिन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड है, जो सबसे सही वर्ड है, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। आपको ये वर्ड याद रखना है। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में जो बने पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, पॉजिटिव आयन बने एल्कली मेटल से जब उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, और वो इलेक्ट्रॉन जब हेलोजन ने ले लिया तो बना नेगेटिव आयन।
ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो हैं वो इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र से बने हैं और ये दोनों आपस में अटैच हो जाते हैं बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। ठीक है, ये था कोसल का अप्रोच, कोसल के पोस्टुलेट्स थे ये। अब मैं इनको आपको एग्जांपल से समझाऊंगी कि जैसे मैंने आपको सिर्फ बता दिया अभी कि अल्कली मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं और हैलोजन्स इलेक्ट्रॉन लेते हैं, तो अब हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। आप देखो, पहले एग्जांपल हमने लिया है फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, उसके लिए आपको मैग्नीशियम की एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2। तो इसके जो आउटर मोस्ट शेल हैं उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, या फिर अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा तो यहाँ ऑक्टेट तो कंप्लीट हो ही जाएगा, ये ऑक्टेट कंप्लीट है, इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते। तो क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन्स लेना एनर्जेटिकली पॉसिबल नहीं है, वेरी हाई एनर्जी डिमांडिंग है, ये काफ़ी हाई एनर्जी यहाँ पर चाहिए, इसलिए पॉसिबल नहीं है वो किसी भी तरह से, इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर देता है और ये बन जाता है 1s2 2s2 2p6 मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन। ठीक है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए। अब इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसी हो गई? नियोन जैसी हो गई, नोबल गैस जैसी। अब ये तो था मैग्नीशियम, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए। अब हम देखते हैं क्लोरीन। क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन है, आउटर कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 3p5। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसने लेकिन तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेता है। जो 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम ने छोड़े हैं उनमें से एक इसने क्लोरीन ले लिया और ये बन गया क्लोरीन 1 नेगेटिव और इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया। और इसकी कॉन्फ़िगरेशन कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए टोटल? इसके पास 18, और 18 इलेक्ट्रॉन वाली नोबल गैस है आर्गन, इसकी भी स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब हमारे पास मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए थे और क्लोरीन ने सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन लिया है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा मैग्नीशियम का? वो दूसरा क्लोरीन ले लेगा। तो 2 क्लोरीन एटम्स मैग्नीशियम के द्वारा छोड़े गए 2 इलेक्ट्रॉन्स को ले लेते हैं, एक एक दोनों, और 2 क्लोराइड आयंस बन जाते हैं और एक मैग्नीशियम आयन और 2 क्लोराइड आयन मिलकर कंपाउंड बनाते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। एंड दिस कंपाउंड मैग्नीशियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र फ्रॉम मैग्नीशियम टू कैल्शियम एटम्स। ठीक है, ऐसा ही एक और एग्जांपल हम देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप बिल्कुल वैसे ही करोगे। सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन हमने देखी, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3s1, तो या तो ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर दे, छोड़ दे, लूज़ कर दे, या फिर 7 इलेक्ट्रॉन्स ले ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, एंड 7 इलेक्ट्रॉन इज़ नॉट पॉसिबल, इसलिए ये एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज़ कर देता है और इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हो जाती है नियोन जैसी। नाउ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन है आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p4। तो इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स इसको चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स आर नीडेड बाय ऑक्सीजन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, इसलिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लाएगा? इस सोडियम ने तो एक ही इलेक्ट्रॉन दिया है, इसलिए 2 सोडियम एटम्स 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करते हैं और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन ले लेता है और ये बन जाता है ऑक्सीजन 2 नेगेटिव। ठीक है, अब हमारे पास 2 सोडियम आयन है और एक ऑक्सीजन आयन है, ये दोनों मिलकर बना लेते हैं सोडियम ऑक्साइड Na2O। 2 sodium ion and 1 oxide ion form Na2O. Such bonds formed due to electrostatic attraction between positive and negative ions। ठीक है, क्योंकि ये जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र से बने हैं और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र जब होती है तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होते हैं, तो ऐसे बॉन्ड्स को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड? द बॉन्ड्स फॉर्म्ड ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस इज नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, और जो हर एटम पर इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के कारण या इलेक्ट्रॉन गेन करने के कारण जो एटम पर या आयन पर जो चार्ज आया वो उस एटम का क्या है? इलेक्ट्रोवैलेंसी है। वो उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी जो है वो आयंस के लिए होती है, आपने ये ध्यान रखना है। कोवैलेंसी एटम्स के लिए है, ठीक है, और इलेक्ट्रोवैलेंसी आयंस के लिए है जो कि आयनिक बॉन्ड में होते हैं। तो आप यहाँ पर देखो
सोडियम पर 1 पॉजिटिव चार्ज आया है, ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव चार्ज आया है, तो इसकी जो इलेक्ट्रोवैलेंसी है वो है 1 पॉजिटिव और इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी है 2 नेगेटिव। ठीक है, ये है इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है इसकी भी आप डेफिनेशन कर सकते हो। नंबर ऑफ यूनिट चार्ज ऑन द आयन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंस ऑफ दैट एटम। ठीक है, तो ये जो हमने चार इनके बीच में ही हमने कंपाउंड्स बनाए हैं ना, आयनिक कंपाउंड्स, सोडियम और ऑक्सीजन का, मैग्नीशियम और क्लोरीन का, इसलिए मैंने इनकी चारों की आपको इलेक्ट्रोवैलेंस बताई है। बट कोसल सक्सेसफुली रिकॉग्नाइज, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या थी कोसल के पोस्टुलेट में और कोसल में कि उन्होंने ये तो देख लिया कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र से बॉन्ड बनते हैं, लेकिन उन्होंने ये भी पहचान लिया कि कई सारे एटम्स ऐसे हैं जो इस तरह से बॉन्ड नहीं बनाते हैं। ठीक है, जो उन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से बॉन्ड बनने की बात कही कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं, कोसल ने सक्सेसफुली रिकॉग्नाइज कर लिया, ये पहचान लिया कि मैनी कंपाउंड्स आर नॉट फॉर्म्ड बाय सच इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म। ठीक है, बहुत सारे कंपाउंड इस तरीके से नहीं बनते हैं। और इसके बाद ऑक्टेट रूल दिया, कोसल ने भी अपना कर ली रिसर्च जो भी थी और ल्यूइस ने भी कर ली, दोनों ने मिलकर। उसके बाद जब दोनों को पता चला एक दूसरे के काम के बारे में एंड दोनों का सिमिलर टाइप का था, बट ल्यूइस का जो था वो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से रिलेटेड था थोड़ा, और कोसल का तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र से था, तो दोनों ने मिलकर, लेकिन दोनों का जो लास्ट जो था ना, मतलब जो मेन रिजल्ट था कि क्यों होता है ये सब, वो सेम था। दोनों का कहना था कि जो एटम्स है ना वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र में पार्टिसिपेट करते हैं या इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं सिर्फ अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ये बात दोनों में कॉमन थी कि इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट, जो एटम्स हैं वो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ही केमिकल बॉन्डिंग करते हैं। तो उन्होंने मिलकर ऑक्टेट रूल दिया। कोसल एंड ल्यूइस गेव द थ्योरी ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, और इस थ्योरी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से इन्वॉल्व हैं। केमिकल बॉन्डिंग किन से हो रही है? इलेक्ट्रॉन से हो रही है, और वो भी कौन से इलेक्ट्रॉन से? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एटम्स कैन कंबाइन आइदर बाय ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, या तो एटम्स ट्रांसफ़र से बाइंड होते हैं आपस में फ्रॉम वन एटम टू अनदर, और बाय शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, और इसको ऑक्टेट रूल भी कहते हैं। ठीक है, ऑक्टेट रूल क्या है? ऑक्टेट रूल ये है कि इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन टू एटम्स कंबाइन टुगेदर आइदर बाय इलेक्ट्रॉन शेयरिंग और बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। ठीक है, और यही इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग भी है। तो ये आपने अच्छे से कोसल ल्यूइस कंसेप्ट जो है वो आपने अच्छे से समझना है, एंड इन केस एनी प्रॉब्लम इज़ देयर तो यू कैन आस्क मी थ्रू